और चलिए अब इस मुद्दे पर करते हैं चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, और सर्वेश पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। और शुरुआत सर्वेश जी आपके साथ करूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, देखिए 27 तो अभी दूर है, लेकिन उससे पहले उपचुनाव की बिसात बिछ चुकी है, 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लेकिन इस बीच पोस्टर वॉर 27 को लेकर लगातार शुरू है, कभी सत्ताधीश बताया जा रहा है तो कभी कुछ और बताया जा रहा है। ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं इन चीजों को, और साथ ही साथ उपचुनाव को लेकर भी मैं आपसे समझना चाहूंगी स्थिति। देखिए दीपिका, जो पोस्टर वॉर होता है वो चुनाव में एक स्ट्रेटेजी होती है, तो उसपे हर पार्टी अपने तरीके से, चाहे पार्टी का जो गठबंधन होता है उसमें भी वो अपने तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी चलाते हैं। ऑल्दो वो एक ही गठबंधन में रह के चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हर पार्टी अपना वर्चस्व चाहती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। अखिलेश यादव का तो उसके पास और कुछ बचा नहीं है। ठीक है, उन्होंने 37 सीटें लोकसभा में जीती, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि 2027 का वो चुनाव जीत जाएंगे। देखिए, वो जब से उनको पार्टी का नेतृत्व मिला 2012 में, अगर वो मुख्यमंत्री बने थे तो अपने पिताजी के रहमो करम पे बने थे। उसके बाद का चुनाव देखते जाइए, वो हारे हैं। उसमें एक में भी जीत, यहाँ 37 एमपी सीटें उन्होंने निकाल ली, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो चुनाव जीत गए यूपी से। ये 2027 का जो बैटल है एक अलग बैटल है। अभी जो जो उपचुनाव हो रहे हैं ये एक अलग बैटल है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नैरेटिव्स यूपी में गढ़ा गया था और जो यूपी के लोग उस नैरेटिव्स में बह गए। सबसे पहले बीजेपी को वोट नहीं मिलने का कारण क्या हुआ? जो पढ़े लिखा तबका था, जो बीजेपी का अर्बन वोटर्स था, वो कहीं ना कहीं इस उपापोह में रह गया कि 400 तो आना ही है तो हम वोट क्यों दें। इसके कारण बीजेपी को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। अब वो हर एक वोटर ये समझ गया है, जो बीजेपी का कोर वोटर है, कि हमने चुनाव में वोट नहीं किया, उसका ये खामियाजा हमें दिखना पड़ रहा है। और जिस तरीके से 37 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती, उसके बाद उनके गुंडों का फिर से वही नंगा नाच, वही जो चल चुका है कुछ जिलों में, आप देख रहे हैं, फिर से उसी तरीके से वो वापस आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं यूपी के जो आम जनता है उसको ये संदेश देगा कि अगर हम एक नहीं हुए तो हमारा हाल फिर पहले जैसा ही होगा। ये पोस्टर वॉर तो एक कहिए कि एक स्ट्रेटेजी है चुनाव जीतने का और मतलब अपना वर्चस्व बनाने का इलेक्शन में। ठीक है रत्नेश जी, 27 के सत्ताधीश का पोस्टर तो कुछ दिन पहले आया, लेकिन आज 27 के खेवनहार का पोस्टर भी लग गया है। स्ट्रेटेजी अभी जिस तरह से सर्वेश जी बता रहे थे कि इसे एक स्ट्रेटेजी के तौर पर, हालांकि संजय निषाद भी आज कुछ यही कहते हुए नजर आए कि 2013 से हम ये सिलसिला देख रहे हैं, पोस्टर वॉर होती है, पोस्टर से तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। दीपिका जी आपको और साथी पैनलिस्ट को, देश की जनता को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए दीपिका जी, जैसा कि सब जानते हैं कि राजनीतिक तौर पर पार्टियों पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए पोस्टर वार चलती रहती हैं। लेकिन जहां तक बात विधानसभा उपचुनाव की है दीपिका जी, तो मैं बड़े फसोपेश में पड़ गया कि जब मैंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की लिस्ट देखी और जब समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स की लिस्ट देखी, तो मैंने आज ये सोचा कि असली पीडीए है। तो मैं जब समाजवादी पार्टी की लिस्ट देख रहा था तो समाजवादी पार्टी की लिस्ट में से 9 कैंडिडेट में से ब्राह्मण 0 है, क्षत्रिय 0 है, पिछड़े 3 है, मुस्लिम 4 है, दलित 2 है। मतलब इनके पीडीए में ए फॉर अगड़ा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इनके पीडीए को तो टेक्निकली दीपिका जी पीडीएम कहना चाहिए, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम, क्योंकि 9 प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा इन्होंने 4 प्रत्याशी दिए मुस्लिम, हाजी रिजवान ठाकुर, नसीम सोलंकी, सुंबुल राणा, मुजतबा सिद्दीकी। मतलब अगर कुल प्रत्याशियों का परसेंटेज देखा जाए तो 45% प्रत्याशी इनके विधानसभा चुनाव में वो मुस्लिम है, और अगर आगे बढ़ जाए तो 30% पिछड़ा और 25% दलित है। वही जब भारतीय जनता पार्टी की आप कैंडिडेट की लिस्ट देखेंगे तो 2 ब्राह्मणों को दिया है, सीतामऊ सुरेश अवस्थी, गाजियाबाद संजीव शर्मा, कुंद्रकी क्षत्रिय को मिली है रामवीर सिंह ठाकुर, खैर दलित को मिली है सुरेंद्र सिंह धीरेन, करहल, मधवा, कटेरी और फूलपुर ये पिछड़े वर्ग को सीटें गई है। तो अगर
बीजेपी के पीडीए के फार्मूले को मैं बताऊं तो 45% आप क्यों कॉपी कर रहे हैं पीडीए के फॉर्मूले को? मैडम मैं आ रहा हूँ 45% पिछड़े को, 20% दलित को और 35% अगड़े को दिया गया है। हम कॉपी नहीं कर रहे हैं पीडीए। नहीं, आपने कहा ना कि बीजेपी के पीडीए को, तो पीडीए का नारा तो उनका है, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत होगी कि पीडीए के फॉर्मूले को आप जस्टिफाई करें। अब मैं आ जाता हूँ, अब जब आप सुन लीजिए, हमने कभी पीडीए को नहीं कहा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिस पीडीए की वो बात करते हैं उस पीडीए का वास्तविक स्वरूप भारतीय जनता पार्टी की जब आप उम्मीदवारों की सूची देखेंगे तो वहां दिखता है। उनके यहाँ केवल दिखता है एक तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के लिए एक विशेष समुदाय को लगभग आधी सीटों पर टिकट दे दिया जाता है। तो वहां पर एक और अगड़ा कहाँ है? अगड़े को टिकट क्यों नहीं? पूरे 9 विधानसभा क्षेत्रों में एक भी ब्राह्मण और क्षत्रिय को समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं बनाया। तो क्या अगड़े और जो 20% वोट बैंक है ब्राह्मण और क्षत्रियों का, क्या उस 20% वोट बैंक को नकार दिया समाजवादी पार्टी ने, या उनको बता दिया कि आप कितना भी अखिलेश यादव जिंदाबाद कर लीजिए, आप कितना भी स्वर्गीय नेताजी जिंदाबाद कर लीजिए, लेकिन आपको टिकट नहीं दिया जाएगा, आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाएगा? तो जिस पीडीए में अखिलेश यादव एक और अगर बताते थे, इस कैंडिडेट की लिस्ट को देखकर लगता है कि वो पीडीए नहीं पीडीएम है, पिछड़ा दलित और मुस्लिम, और सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट को उठाकर एक बार फिर उन्होंने बता दिया कि उनके लिए मुस्लिम कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय ठीक है, डीपी यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डीपी जी, रत्नेश जी की आपने बात सुनी होगी, एक बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया कि पीडीए आप लोग कहते रहते हैं, लेकिन जो सूची आई है वो पीडीए से इतर जाकर ऐसा लग रहा है कि आपने पीडीएम को ध्यान में रखा है, पिछड़ा दलित मुस्लिम और अगड़ों को तो आप बिल्कुल भूल चुके हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी आपने एक बात कही कि आप क्यों पीडीए की नकल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अभी आगे देखिए ये किन चीजों का नकल करते हैं, ये बहुत सी चीजों का नकल करते हैं। लेकिन एक कहावत है ना कि नकल कभी भी असल नहीं हो सकता है। ये नकल तो करेंगे, अभी ये संविधान बचाने का भी नकल करेंगे, लोकतंत्र बचाने का भी नकल करेंगे, आरक्षण बचाने का भी नकल करेंगे, लेकिन इनके घड़ियाली आंसू को जनता समझ चुकी है। जनता ये जान चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ ये पिछड़ों को भड़काने का काम करते हैं, दलितों को बचाने का काम करते हैं, अल्पसंख्यकों को बचाने का काम करते हैं, किसानों मजदूरों को बचाने का काम करते हैं। लेकिन अब इनके झांसे में कोई आने वाला नहीं है। सच्चाई सबके सामने है, सब लोग ये समझ रहे हैं कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ चुनाव। चलिए ठीक है, उस मुद्दे पर मत जाइए। डीपी जी, जो सवाल किया है आप उसका जवाब दीजिए। ठीक है, मैंने उस बात पर काउंटर कर दिया ना कि पीडीए की, भैया आप क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं, आप अपने सवाल का जवाब दे दीजिए। जी, तो मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कभी पिछड़ा दलित हितैषी हो ही नहीं सकती है। और हमने तो देखिए जितने भी सूची जारी की है 9 लोगों की, उसमें पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों सबको उचित सम्मान दिया हुआ है। हम आगे भी चाहते हैं कि यही सवाल रत्नेश जी उठा रहे हैं कि सम्मान नहीं मिला है, पीडीए नहीं पीडीएम के तौर पर आप लोगों ने टिकट का बंटवारा किया है, उसमें जो हिस्सेदारी देखने को मिल रही है वो अगड़ों की तो देखने को ही नहीं मिली है। ये सवाल रत्नेश जी ने उठाया, अभी इसका क्या जवाब देंगे? देखिए वो समय आएगा तो हम उनको भी प्रतिनिधित्व देंगे, लेकिन इस समय विशेष जरूरत किसको है? अब 9 सीटों में हम सबको तो नहीं ना बांट सकते हैं, इनके जैसे तो हम नहीं ना कर सकते हैं कि 8 सीटें निकली, कहीं पे 4 सीटें निकली तो आप पिछड़ों को गोल कर देंगे, दलितों को गोल कर देंगे और बाकी अन्य समाज के लोगों को वहां पर कहीं ना कहीं नौकरी दे देंगे, आरक्षण को ये समाप्त कर देंगे। तो हम तो इसी 9 सीट पे सबको बांटेंगे ना। आगे जब हमारा लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें और लोगों को भी हम देखेंगे, अन्य समाज के लोगों को भी देखेंगे। अभी तो हमारा मेन फोकस दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, नौजवान के ऊपर है। हम उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम उनके सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और 9 सीटों में हम कितने लोगों को दे देंगे? बिल्कुल, आपका काउंटर ठीक है, दिया। एक बार काउंटर सुन लेते हैं। रत्नेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, काउंटर कुछ कहना चाह रहे हैं रत्नेश जी आपकी बात पर। देखिए, अभी इन्होंने एक बात कही, मैंने जो उनसे सवाल पूछा था कि जो अखिलेश यादव जी पीडीए में एफ और अगड़ा कहते हैं, तो वो कैंडिडेट की जो लिस्ट आई, उम्मीदवारों की जो सूची आई, इसमें वो एफ और अगड़ा 0 है। ना तो कोई ब्राह्मण दिखता है, ना कोई क्षत्रिय दिखता है, ना कोई वैश्य दिखता है, एक भी कैंडिडेट नहीं है। तो एफ और अगड़ा इक्वल टू 0 हो गया। अब मैंने यही सवाल पूछा कि क्या भैया ब्राह्मण वोट नहीं करता समाजवादी पार्टी को? अच्छा, तो उस पर ये कह रहे हैं ना कि 9 सीटें, जरूरी नहीं है कि इन सारी 9 सीटों पर की सबका समीकरण बैठ जाए, उन्होंने देखकर प्रत्याशी उतारे। हमने सबका बैठाया,
हमने तो सबका इनसे बैठाया, कहिए हमने कि तो ये सबका अभी बैठाया। धैर्य रखें, आगे DP आने जी वाले आपके समय बीच में में हम नहीं बोला सबको था। उचित DP जी प्रतिनिधित्व आपके बीच देंगे। में नहीं लेकिन बोला, हमारा प्लीज मेन समझ फोकस लीजिए। इस समय दलित पिछड़े मैं आपके अल्पसंख्यक बीच में हैं, नहीं बोला किसान DP जी। मजदूर हैं। इनके जैसे हम जो है DP आरक्षण को समाप्त मैं करने की आपके बीच तारीफ में नहीं नहीं करते हैं, अच्छा, आप लोकतंत्र लीजिए को नहीं तो समाप्त करते हैं, नौकरियों को नहीं समाप्त करते हैं। इनकी बात जब कंप्लीट हो जाए तब मैं जवाब दे देता ठीक है जी, रत्नेश जी अपना जवाब दीजिए। हूँ। जी कुछ और हो तो पूछ लीजिए, कुछ और हो तो बोल लीजिए, फिर मैं आता हूँ अपने मुद्दे पे। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अब देखिए दीपिका जी, मैंने जो सवाल पूछा कि एक और अगड़ा, मतलब ना तो कोई ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है ना वैश्य, पूरी सूची खाली है। अब अगर ये कहते हैं कि हम माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करते, तो मैंने तो परसेंटेज निकाल दिया, 45% सीटें माइनॉरिटीज को इन्होंने दी है, तो उसको तो एक ही जगह एम कर देना चाहिए, क्योंकि अगड़ा तो है ही नहीं। अब दूसरी बात जो इन्होंने कही, गरीब किसान नौजवान युवा, तो बताइए तेज प्रताप से बड़ा कोई किसान नहीं है इनके पास, शोभावती वर्मा से बड़ा कोई क्या कहते हैं नौजवान नहीं इनके पास, हादी रिजवान से बड़ा कोई किसान नहीं इनके पास, नसीम सोलंकी से बड़ा कोई नौजवान नहीं इनके पास, मुजफ्फर सिद्दीकी से बड़ा कोई नौजवान नहीं इनके पास। इसके बाद आपको बताता हूँ, तेज प्रताप कौन है, अखिलेश यादव के भतीजे हैं। शोभावती वर्मा कौन है, इनकी पार्टी के सांसद की पत्नी है। ज्योति बिंद कौन है, इनकी पार्टी के सांसद की पुत्री है। हाजी रिजवान ठाकुर कौन है, इनकी पार्टी से पूर्व विधायक है। नसीम सोलंकी कौन है, इनके पूर्व विधायक की पत्नी है। सुम्बुल राणा क्या, इनके पूर्व सांसद की पुत्री है। अब चले आइए शाहरुख इनके नेता की पुत्री है। तो ये सारी चीजें, इसमें नौजवान किसान पिछड़ा कहाँ है भैया? आपने किसी ऐसे एक व्यक्ति को टिकट दिया हो जिसका कोई पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस ना रहा हो, जिसका कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ना रहा हो पास्ट में, वो एक ऐसा चलिए ठीक, काम आप इस पर एक प्रतिक्रिया सर्वेश जी से भी ले लेते हैं और इसके बाद फिर डीपी जी का रुख करेंगे। सर्वेश जी, बिल्कुल आप ही का रुख कर रही हूँ। और अभी रत्नेश जी ने जिस तरह से मुद्दा उठाया कि समाजवादी पार्टी की जो सूची आई है उसमें अगड़ों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो है ही नहीं, ऐसे में समाजवादी पार्टी जो एका यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात बोलती है तो उसमें रिप्रेजेंटेशन ना होना सबसे बड़ा सवाल उठाता है। दूसरा, उन्होंने परिवारवाद का भी इसमें जिक्र कर दिया है कि ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया गया है जिनका पॉलिटिकल कुछ ना कुछ ताल्लुकात रहा है, किसी का कोई रिश्तेदार यानी राजनीतिक दल से जुड़ाव रखते हैं और अच्छे खासे पोस्ट पर भी रह चुके हैं। दीपिका देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है समाजवादी पार्टी का। 37 एमपी जो हैं उसमें यादव कितने हैं? केवल समाजवादी पार्टी का जो अखिलेश यादव का परिवार है वही भर यादव की सीटें उसमें जीत के आए हैं। दूसरा, रत्नेश जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। और एक चीज देखिए कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसीलिए योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, इनका अभी भी वही है। आप दलित को मिला लो, यादव को मिला लो, मुस्लिम को मिला लो और चुनाव जीतो। अभी भी आप देखो 9 सीटों में इन्होंने 4 मुस्लिम सीटें दी हैं। 44% इन्होंने मुस्लिम को सीट दे दी। यूपी में मुस्लिम की आबादी कितनी है? 20 से 22%। 2011 में थी 19%, अभी हम मान लेते हैं 25%। 25% आबादी में जहां पे 9 सीटों पे केवल चुनाव हो रहा है, उसमें 44% सीट आप मुस्लिम कैंडिडेट को दे रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? वही है मुस्लिम तुष्टीकरण। रही बात फिर जो पिछड़े की बात करते हैं, पिछड़े में भी आप देख लीजिए कि कौन जो समाज के वो निचले पायदान जो पिछड़े सचमुच में जिसको जरूरत है वो नहीं लेके आएंगे। वही जो रत्नेश ने इतना अच्छा बताया, मैं सभी का जो विश्लेषण किया, वो सारे के सारे परिवारवादी है। किसी का बाप है तो किसी का भाई था, किसी का चाचा था, MP MLA कोई था, कोई किसी की वाइफ खड़ी है। तो अखिलेश यादव की राजनीति, चाहे मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी क्षेत्रीय क्षेत्रप हुए हैं उनकी राजनीति इसी पर डिपेंड करती है कि हिंदुओं को डिवाइड करो, मुस्लिम को मिलाओ और अपना ये सीट जीतो और राज करो। यही बात मैं बार बार और हर में कहता हूं। यहाँ पे कोई ये ना अगड़े की सोचते हैं, ना कोई पिछड़े की सोचते हैं, ना कोई OBC की सोचते। इनको सिर्फ और सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाना, अपनी सत्ता को बचाए रखना। ठीक है डीपी जी, आप कह रहे हैं कि लिस्ट में PDA को ध्यान में रखते हुए इस लिस्ट को तैयार किया गया है, लेकिन ऐसी कैसी लिस्ट बनी है जिसमें जितने भी प्रत्याशी हैं ज्यादातर उनका जुड़ाव किसी न किसी राजनीतिक गद्दी पर रहे लोगों से रहा है, चाहे कोई MP रहा है, चाहे कोई MLA रहा है? अगर
उनका पारिवारिक बैकग्राउंड जो राजनीतिक है, तो निश्चित रूप से उनको आसानी होगी राजनीति में रहकर समाज सेवा करने में, लोगों के मुद्दों को उठाने में, और वो मुखर हो करके कहीं ना कहीं। लेकिन ऐसी कैसी लिस्ट की? आप लोगों ने 9 लोगों की सूची जारी की और उसमें ज्यादातर परिवारवाद की झलक देखने को मिल रही है। अरे अब ये बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी जो है परिवारवाद के बारे में बोल रही है। कल्याण सिंह के पोते इन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, योगी जी के। राजनाथ सिंह के बेटे विधायक हैं। और बताइए कौशल किशोर जो पूर्व सांसद थे यहीं लखनऊ से, उनकी पत्नी जो है क्या नाम है विधायक है। अनुराग ठाकुर किसके पुत्र है ये सबको पता है, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के। तो तमाम ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनकी तीसरी पीढ़ियां राजनीति कर रही है। तो क्या उनको भाई आपके 9 कैंडिडेट की लिस्ट पे बताइए ना कौन कौन है, सब दूसरे के ऊपर करें। अच्छा डीपी जी, एक बहुत छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, चूंकि समय कम है इसलिए मेरा बहुत छोटा सवाल रहेगा और चाहूंगी कि उसे बहुत शॉर्ट में आप जवाब दें। आप कह रहे हैं कि हम युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, अगड़ों को, पिछड़ों को, और पीडीए का नारा दे रहे हैं कि सबको आगे बढ़ाते हुए, लेकिन ऐसे कैसे आप किसी नए व्यक्ति को, नए चेहरे को आगे बढ़ा देंगे जब आपकी 9 सूची जारी होती, 9 लिस्ट, माफ कीजिएगा, 9 सीटों के लिए एक लिस्ट जारी होती है और उसमें पूरे आप परिवारवादी लोगों को दे देते हैं सीट? कहाँ ऐसे नए लोगों को मौका मिलेगा? युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी इसीलिए जानी जाती है, दीपिका जी अंग्रेज जी को करार पे किसी तमाम यादव परिवार के बेटे को या बेटी को टिकट देना चाहिए था। आता नहीं चल कर लेकिन इनको क्या करना, अपने परिवार के ही बेटे को टिकट देना। चलिए ठीक है, माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगी क्योंकि समय कम है, इसलिए चर्चा को यही समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए।